डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा विषय है प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख केंद्र, जिसके अंतर्गत पार्ट 5 अन्य पिछले पार्टों में अपन ने देखा कि शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में तक्षशिला, फिर दूसरा हम देख रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि पटना या बिहार में स्थित था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासन काल में गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई और यह इसके धीरे धीरे ये एक बौद्ध विहार से एक विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित होता गया और विभिन्न आने वाले विभिन्न विद्वानों ने और विभिन्न यात्रियों ने इस विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है। अब नालंदा विश्वविद्यालय का भवन किस प्रकार के बने हुए थे? नालंदा अपने स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। यह 8 बड़े भवन और विशाल पुस्तकालय, वेधशाला, सभा भवन, भिक्षुओं के रहने के भवन बने हुए थे। नालंदा में प्रवेश के लिए परीक्षा ली जाती थी, जिसमें व्याकरण, न्याय का ज्ञान अनिवार्य थी। हेनसांग के अनुसार यहाँ लिखित पांडुलिपियों का बहुत बड़ा संग्रहालय था। हेनसांग स्वयं यहाँ महायान संप्रदाय के 24 ग्रंथों की प्रतियां और 520 ग्रंथ अपने साथ चीन ले गया था। यहाँ के नियम बहुत कठिन थे, उनका पालन सबके लिए अनिवार्य था। यहाँ का प्रबंध संभालने के लिए 2 समितियाँ थीं, शैक्षणिक व प्रशासनिक समिति। इसका खर्च दान में मिले गांवों से होने वाली आय तथा अनाज व अन्य उत्पादों से चलता था। नालंदा विश्वविद्यालय की कीर्ति यहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों के कारण थी, जिसमें नागार्जुन, धर्मपाल, चंद्रपाल, वासुबंधु, शीलभद्र प्रमुख थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय में हम देखें तो यहाँ का जो विश्वविद्यालय था वो अपनी स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। उसका भवन बहुत बड़े विशाल हम कहें आकार का बना हुआ था, जिसमें कि सारी सुविधाएं थीं, जहाँ की विचार विमर्श या गोष्ठियों का आयोजन होता था। विद्यार्थी बड़े भवनों में रहकर शिक्षा अध्ययन करते थे। पुस्तकालय बनी हुई थी, सभा भवन थे और भिक्षुओं के रहने के भी स्थान थे। यहाँ भिक्षु रहकर और यहाँ विद्या अध्ययन कर सकते थे। नालंदा के अंतर्गत प्रवेश के लिए प्रारंभ में प्रवेश परीक्षा ली जाती थी और विद्यार्थियों के ज्ञान को परख कर ही यहाँ प्रवेश दिया जाता था। तो विद्यार्थियों के लिए यह जो इसमें प्रवेश प्राप्त करना ही एक महत्वपूर्ण चुनौती होती थी। यहाँ के नियम बड़े कठिन थे। हाँ, सभी विद्यार्थियों को उन नियमों का पालन करना जरूरी होता था और क्योंकि विद्यालय बहुत बड़ा था, इसलिए यहाँ पर इसका प्रबंध करने के लिए विभिन्न समितियाँ बनी होती थीं। प्रशासनिक समिति प्रशासनिक कार्यों को देखती थी, जो उसके पूरे मैनेजमेंट का कार्य होता था। इसी प्रकार से शिक्षा से संबंधित समिति जो थी वो शिक्षा का कार्य देखती थी। विद्यार्थियों के रहने या भिक्षुओं के रहने के निवास स्थान थे, उनका प्रबंध करने के लिए आवास विकास समितियां होती थी। तो इस प्रकार से ये जो विश्वविद्यालय था ये बड़े आकार का और बड़ा विश्वविद्यालय था, इसलिए इसको संभालने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां थीं। यहाँ के विद्वानों का बड़ा नाम था और आने वाले यात्रियों ने उनका उल्लेख किया है कि यहाँ पर उन गुरुओं के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। 11वीं शताब्दी तक हम देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया था, परंतु धीरे धीरे पाल वंशीय राजाओं के समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को उन राजाओं ने अधिक प्रोत्साहन देने लगे। इस कारण से ये जो विश्वविद्यालय धीरे धीरे इसका हम कहें सीमित आकार होने लगा और बाद में तुर्कों के आक्रमण के कारण नालंदा का अंत हो गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था और इसकी कीर्ति 11वीं शताब्दी तक रही, परंतु बाद में ये धीरे धीरे इसकी समाप्त हो गई। और इसके समाप्ति के प्रमुख कारणों में हम देखें तो बंगाल में पाल वंश के राजाओं का प्रमुख जो हम कहें उनकी भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उन्होंने स्थापित किया था उसको अधिक प्रोत्साहन देने की तरफ उनका रुझान रहा। इस कारण से ये विश्वविद्यालय धीरे धीरे हम कहें इसकी ख्याति समाप्त होने लगी और बाद में तुर्कों के द्वारा तो बौद्ध विहारों को उनकी शिक्षा केंद्रों को समाप्त किया जाने लगा, तो उसमें नालंदा को भी काफ़ी हानि उठाने पड़ी।
तीसरा जो विश्वविद्यालय है वो है विक्रमशिला। ये बिहार में स्थापित था और ये भी बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसकी स्थापना बिहार में पाल वंश के शासक धर्मपाल के समय में हुई। इसका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। इस विश्वविद्यालय में अनेक भवन, विशाल पुस्तकालय, सभा भवन, वाद विवाद कक्ष, भिक्षुओं के रहने के अनेक निवास स्थान बने होते थे। यहाँ पर प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाती थी। भारतीय विद्यार्थियों के साथ विदेशी छात्र भी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। हीनयान बौद्ध धर्म और ब्रजयान बौद्ध संप्रदाय के अध्ययन के लिए इसका विशेष महत्व था। यहाँ के विद्वानों में ज्ञान मित्र, रत्नाकर, शांति, दीपंकर, श्री ज्ञान का विशेष महत्व था। बौद्ध धर्म दर्शन के साथ साथ यहाँ न्याय, तर्क शास्त्र, व्याकरण आदि विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। तंत्र मंत्र का यहाँ विशेष अध्ययन करवाया जाता था। तो तीसरा प्रमुख प्राचीन कालीन विश्वविद्यालयों में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जो कि हीनयान धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया और यहाँ पर हीनयान धर्म और ब्रजयान बौद्ध संप्रदाय का यहाँ पर विशेष रूप से अध्ययन कराया जाता था। धन्यवाद।